आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार मित्रों। और हर दिन मैं यहाँ गुरुजी के पास आता हूँ तो कोई ना कोई हम दर्शन से जुड़ा, अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई प्रश्न या कोई ऐसा विषय लेते हैं। पर आज है 15 अगस्त का दिन और बहुत ही ख़ास ये दिन है। आज के दिन हम 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं। तो अमृत महोत्सव इसका नाम दिया है। पर आज भी गुरुजी के पास हमारे सब के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। असल में है ये मुद्दा कि 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले की प्राचीर से वो तिरंगा फहराया गया तो वहाँ उस मौके पर गुरुजी भी थे। तो मैं आज गुरुजी से गुजारिश करूँगा कि उस मौके का थोड़ा सा हमारे सामने वो चित्र खींचें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। नहीं, उससे पहले भी रात को भी जो उत्सव मनाया गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब सारे रात 12 बजे झंडे उतारे गए अंग्रेजी। जी, तो गुरुजी वो बताएं फिर वो आप वहाँ पर किस पोजीशन में थे और ये जो सिलसिला है फिर वो कब शुरू होता है? एक दिन पहले से। बात यह है कि मैं उस समय गवर्नमेंट में सरकारी मुलाजिमत में था और ऐसे दफ्तर में था जिसने सारी व्यवस्था करनी थी। वो था चीफ इंजीनियर का दफ्तर। चीफ इंजीनियर के दफ्तर ने दीवारों को भी साफ़ करना था, दीवारों पर से वो निशान भी मिटाने थे जो गुलामी के निशान थे। और लाल किले के पास जो जगह थी वहाँ लाल किले तक ऊपर पहुँचने के लिए एक ऐसी चीज़ जिसको कहते हैं रैंप, एक रैंप भी बनानी थी ताकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऊपर चढ़ करके ऊपर तक चले जाएं। तो ये सारा काम कई दिन पहले शुरू हो गया था हमारे यहाँ। पीडब्ल्यूडी का पूरा हमने एक पूरा डिवीज़न, अपना सेंट्रल डिवीज़न उसका नाम था, वो सेंट्रल डिवीज़न लगा दिया था कि सारे काम पूरे करो। लाल किले के चारों तरफ जिन्होंने देखा है बहुत बड़ी खाई है, उस खाई के अंदर कीचड़ भी जमी हुई थी, घास भी जमी आई थी। तो उसको ऐसा करना था, लाल किले को ऐसा सजाना था लाल किले को जैसा कि बहादुर शाह के ज़माने में सजा हुआ था, जिनसे अंग्रेज़ों ने लाल किला छीना था। और जो लोग थे वहाँ लाल किले के पास, उनके मन में ये उत्सव थे, ये भावना थी और इस तरह से कूद रहे थे वो। फंक्शन तो शुरू होना था सुबह 7 बजे। 7 बजे परेड शुरू होना थी। 9 बजे प्रधानमंत्री ने वहाँ रैंप से और ऊपर लाल किले के ऊपर चढ़ करके झंडा लहराना था, भारत की स्वतंत्रता का और अंग्रेज़ी कलंक जो था वो मिटाना था। तो उसको सारी सफाई करने के लिए हमारा सारा दफ्तर लगा हुआ था, इसलिए हम सारी चीज़ को अपने आप देख रहे थे। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नई दिल्ली में या दिल्ली में उस समय मौजूद हो, क्योंकि वहाँ मौके पर मौजूद था और सरकारी दफ्तर की तरफ से था। तो रात को जो फंक्शन हुआ उसके तो हमें इसलिए पास मिले हुए थे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हुआ था वो। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के भव्य भवन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे हैं। राष्ट्रपति भवन है बीच में और उसके दोनों तरफ, एक तरफ है नॉर्थ ब्लॉक और एक तरफ है साउथ ब्लॉक। वो केंद्रीय सचिवालय बहुत ही भव्य है, बड़ा विशाल भी है और बड़ा भव्य भी है। उसे देख करके फ़ौरन और ऐसा लगता है कि वाकई यहाँ महाराजा कितने बड़े बड़े लोग बैठते होंगे। वो सामने वायसराय बैठता था और आगे की तरफ उसके सारे दफ्तर थे। तो इन दफ्तरों में क्या था कि दीवारों पर जगह जगह ताज बना रखे थे, क्राउन अंग्रेज़ के। खम्भे थे, बड़े बढ़िया खम्भे हैं, लोगों ने देखे होंगे वहाँ कि इतने बढ़िया खम्भे, उन खम्भों पर ताज बनाए हुए थे अंग्रेज़ी। क्योंकि अंग्रेज़ ये समझता था कि मेरा राज यहाँ हिंदुस्तान से नहीं जाएगा, इसलिए जगह 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 पत्थर से खुदवा दिए थे सारे के सारे। और यूनियन जैक तो बड़ी शान से लहराता था जो अंग्रेज़ों का झंडा था। तो रात को 12 बजे वो झंडा उतरना था, यूनियन जैक। 4 झंडे तो वहाँ लहराए हुए थे, 2 झंडे थे नॉर्थ ब्लॉक पर और दो झंडे थे हमारे साउथ ब्लॉक पर, और एक झंडा था पार्लियामेंट हाउस के ऊपर लगा हुआ। उसके सामने ही बहुत बड़ा केंद्रीय थाना था, पटेल रोड का थाना, एक झंडा उस पर लगा हुआ था। तो यूनियन जैक जो थे वो ऐसे लगते थे जैसे कलंक हो भारत माता का, और लोग इस इच्छा से बैठे हुए थे कि कब ये कलंक उतरे। 12 बजे का बड़ी प्रतीक्षा से इंतज़ार कर रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सारा वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आसपास का इलाका।
हमें इसलिए अवसर मिल गया बिल्कुल करीब से जाने का कि हमें सरकारी मुलाजिम होने की वजह से, सरकारी नौकर होने की वजह से हमें वहाँ पास मिल गए थे एंट्री के। बाकी आम जनता की तो ये हालत थी कि कहीं नीचे पैरों में ना कुचल जाए, इतनी भीड़ थी। लेकिन उत्साह बहुत था। उत्साह में हमने अपनी आंखों से देखा कि कहीं दीवार पर छोटा हुआ, किसी खंबे पर कोई छोटा सा ताज भी बना हुआ है, और वो हमारे जो सफाई करने वाले सरकार के लोग लगे हुए थे खंभों पर से उसको छेनियों से सारे ताजों को छोड़ रहे थे, वो रह गया है कोई, तो लोग ईंट पत्थर उठा के उसको रात को रगड़ रहे थे कि उस ताज को किसी से रगड़ दें। ये उत्साह से ये लगता था कि लोग ये कर रहे हैं कि सैकड़ों साल का जो भारत माता के माथे पर काला कलंक लग गया है, उसको छुटाने में कितनी मेहनत पड़ती है। ये लोगों के जज्बात से, उनकी भावना से पता लग रहा था कि वो भारत माता का जो बहुत गहरा कलंक लगा हुआ है गुलामी का, उसको धोने में अपने हाथ से लगे हुए थे। सरकारी लोग तो सफाई कर ही रहे थे, लेकिन जनता के लोग भी ज़रा सा भी कहीं दिखाई दे जाए चिन्ह कि वो इस खंबे पर एक छोटा सा ताज जो था, उस ताज को इन्होंने मिटाया, लेकिन ऊपर का हिस्सा ज़रा सा रह गया ताज का, तो लोग उसको तोड़ने के लिए ईंट उठा के उसको तोड़ रहे सारे। अच्छा गुरुजी, एक आप ये बताएं कि जिस तरह से 15 अगस्त 1947 का दिन था, हाँ, और ये मुकर्रर हो चुका था कि इस दिन भारत आज़ाद होगा, हाँ, पर आप थोड़ा सा याददाश्त के हिसाब से, अपने अध्ययन के हिसाब से कृपया ये बताएं कि कितने दिन पहले 15 अगस्त निश्चित हो गया था? 15 अगस्त निश्चित तो हो गया था नवंबर में ही। नवंबर में जिस दिन ही दस्तखत हुए थे, उस दिन ही निश्चित हो गया था कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से होंगे। उसके लिए फिर ये था कि भाई अब कहाँ कहाँ का हिस्सा कौन कौन जाएगा, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा हिंदुस्तान में जाएगा। इसके लिए उन्होंने कर दिया था कि जहाँ की पॉपुलेशन में, जहाँ जहाँ, जैसे पेशावर के पास का इलाका था, तो वहाँ लोकल जो इलेक्शन हुए थे, उन लोकल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, लेकिन चूँकि कंटिगुअस था वो, कि भाई फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा हिंदुस्तान से वहाँ काबुल की तरफ जाने का, पश्तून की तरफ जाने का। वहाँ हमारे जो खान बादशाह थे, उन्होंने वहाँ मुस्लिम लीग को नहीं जीतने दिया था, तो वहाँ वो जीते थे। लेकिन चूँकि वो हिस्सा कंटिगुअस था, इसलिए उस पर भी झगड़ा रहा कि भाई हमें पाकिस्तान गैलरी देगी तो हम पख्तूनिस्तान हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। लेकिन वो अंग्रेज़ों की जो चाल थी और वो सारे तथ्य, उन्होंने कहा नहीं जी, बड़ी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ऐसे कैसे हम पाकिस्तान गैलरी कैसे दे देगा। तो वो हिस्सा हमें मजबूरी छोड़ने पड़ा, तो कि भाई ये हिस्सा तो अंग्रेज, तुमने जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन, उन इलेक्शन में तुम वहाँ तो जीते ही नहीं थे पख्तूनिस्तान में, और पख्तूनिस्तान को तुम अपने पाकिस्तान में मिलाना चाहते हो। तो इसमें बड़े दिनों तक चक्कर चलता रहा कि भाई अगर वो, तो बाकी हुए कौन कौन से। फिर पंजाब में चूँकि जीत गए थे, मुस्लिम लीग जीत गई थी, तो फिर ये हुआ कि सारा का सारा पंजाब पाकिस्तान में देना पड़ेगा। तो उस पर भी सारा हुआ कि नहीं, तहसील वाइज देखना पड़ेगा हमें, कौन कौन सी तहसील ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है। तो इसमें बहुत दिन लग गया। नवंबर से शुरू हुआ ये काम, और नवंबर से शुरू होते होते जा कर के इन्होंने, और जुलाई के करीब जाके सारा फाइनल हुआ, 1 महीना पहले जाके फाइनल हुआ। तो फाइनल होने में देर लग गई, लेकिन तैयारी हमने कर दी थी, इस बात की शुरू कर दी थी। ये किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने लोग मारे जाएंगे। एक सुझाव ये रखा गया था कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कर ली जाए, लेकिन नेहरू जी और गांधी जी को ये विश्वास था कि हम बड़ी खुशी के साथ पाकिस्तान दे रहे हैं, और पाकिस्तान वाले बड़ी खुशी के साथ हमें एक्सपायर करेंगे, इसलिए कोई झगड़ा नहीं होगा। ये 100% इनके मन में था, जबकि लोग, पटेल थे और लोग थे, चाहते थे कि घपला हो जाएगा। तो इस चीज़ की पता भी नहीं था कि पाकिस्तान जो हमारा 15 अगस्त जो मनेगी वो लाशों के साथ मनेगी। तो इसलिए खुशी की तैयारी कर रहे थे, लाशों की तैयारी नहीं थी। ये तो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान हुआ, तो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में मारकाट शुरू कर दी उन्होंने। और जो लोग वहाँ से आए लूट पिट करके, उनकी हालत थी कि नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी जब आके उतरती थी, तो उस गाड़ी के अंदर घुस घुस करके लोगों ने मारे थे, तो उनमें से लाशें निकलती थीं, सिर कटा हुआ निकलता था। महिलाएं उनकी गाड़ी के अंदर इज्जत तो लूट नहीं सकते थे, क्योंकि गाड़ी तो हिंदुस्तान को आती थी, तो हिंदुस्तानी पुलिस लाती थी। लेकिन वो उन औरतों के कम से कम 15-20
यानी एक एक गाड़ी में ऐसी औरतें आती जिनके स्तन काट दिए थे उन्होंने सारे। तो वो सारे के सारे आकर के रामलीला ग्राउंड में पढ़ते थे। वहाँ एक बहुत बड़े भारतीय नेता जो थे वो उनको देख रहे थे। वहाँ उन्होंने काला झंडा लगा दिया था भारत विभाजन का, कि आज जो है स्वतंत्रता का दिन नहीं मनाएंगे हम भारत विभाजन के नाम से इसको मनाएंगे। आज हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि 14 अगस्त को हम हमेशा भारत विभाजन दिवस मनाया करेंगे। अब तक भूल गए थे, विभाजन को भूल गए थे। तो वो विभाजन दिवस का वहाँ रामलीला ग्राउंड में हो रहा था। लेकिन वो रामलीला ग्राउंड में जो पाकिस्तान से आए थे दुखी होकर के, लुट करके, काला झंडा लगाए हुए थे, काली चादर लगाई हुई थी, उनमें भी ये उत्साह था कि कम से कम कलंक तो दूर हुआ, अब हम आज़ाद तो हो गए, हम पाकिस्तान से भी कल को बदला लेकर के पाकिस्तान को फिर से ले आ सकते हैं। और नारे भी लगाते थे कि हम पाकिस्तान नहीं रह गए तो नकली बंटवाना हुआ है। तो वो लोग भी उस समय बड़े खुशी के साथ काम कर रहे थे। तो उल्लास की बात मैंने की कि वहाँ उल्लास बड़ा था। उस रात को मैं वहीं जा चुके और उल्लास मैंने अपनी नज़रों से देखा, उसका वर्णन मैंने किया अभी। और यही कह करके किया, आज जो मनाया था हमने बड़ी धूमधाम से मनाया था अपने गीता निकेतन में और विद्या भारती में। तो वहाँ भी मैंने यही कहा कि इस सारे शहर में कोई आदमी ऐसा नहीं जो वहाँ मौके पर मौजूद हो, बल्कि सारे शहर में नहीं, मुझे ध्यान ये है कि अगर हो सकता है कोई दिल्ली के आसपास का कोई आदमी सोनीपत वगैरह के वहाँ गए हों, लेकिन इधर के इलाका कोई आदमी ऐसा नहीं है जो वहाँ मौके पर पहुँचा हो। तो चूँकि मैं मौके पर मौजूद था इसलिए मैंने वहाँ का जो चित्रण किया कि कैसी रोशनियाँ जल रही थीं, कितना प्रकाश हो रहा था, कैसे लोग खुशी से नाच रहे थे, पागल हो रहे थे खुशी के साथ। अच्छा गुरुजी, फिर आप अगला जो दिन है, मतलब असल जो दिन है 15 अगस्त का दिन है, फिर उसके बारे में बताएं। फिर उस दिन की शुरुआत कैसे होती है, फिर नेहरू जी कैसे आते हैं, उनका भाषण कैसे होता है। तो आपको कुछ बातें वो याद हो भाषण की तो वो बताएं कृपया। हमारा जो है सारा वहाँ का तो सेंट्रल सेक्रेटरीट पे से तो हमने चिन्ह मिटा दिए थे सारे। रात को ही वहाँ सफ़ा कर दिया था, कहीं अंग्रेज़ी चिन्ह छोड़ा नहीं था। यूनियन जैक सारे उतार दिए थे। लाल किले का यूनियन जैक भी रात को ही उतार दिया था 12 बजे, क्योंकि जैसे ही 15 अगस्त शुरू हुई और घोषणा हुई कि हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया अंग्रेज़ी राज से, तो यूनियन जैक तो रात को ही उतार दिया था लोगों ने। अब सुबह तिरंगा चढ़ाना था। तिरंगा चढ़ाना तो हमारे प्रधानमंत्री भारत के जो थे गौरवशाली, तो लाल किले के लिए एक रैंप बनाई थी। उस रैंप को, क्योंकि रैंप पर घोड़े पर चढ़ कर के आना था, तो जिस लाल किले को मैंने कहा, वहाँ लोगों के अंदर ये उत्साह था कि लाल किला हमसे 1857 में अंग्रेज़ ने कैसे छीना, बहादुर शाह को रंगून में फेंक दिया। बहादुर शाह के दोनों लड़के थे उनका सिर काट करके हिंडन नदी में। तो जिस तरह से हमसे छीना है लाल किला, हम अंग्रेज़ों की उसी चीज़ से अंग्रेज़ों से छीन रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें कत्ल नहीं कर रहे क्योंकि हमने पीसफुल आज़ादी ली है, लेकिन अंग्रेज़ी का चिन्ह ज़रा सा भी वहाँ लाल किले पर दिखाई नहीं दे। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट का चिन्ह मिटा दिए थे, ऐसे ही वहाँ चांदनी चौक तक ये कर दिया था कि कहीं भी अंग्रेज़ का थोड़ा सा भी कोई चिन्ह दिखाई दे अंग्रेज़ का, कि वहाँ ताज बने हुए, विक्टोरिया की मूर्ति बनी हुई थी, उसको तोड़ने के लिए लोग गए। तो लोगों ने कहा कि अभी इसको तोड़ो नहीं, सिर्फ ताज उतार दो विक्टोरिया के सिर से। पंडित नेहरू ने खुद ये कहा। लोहिया ने इसका बड़ा कंडेमेशन भी किया। लोहिया ने उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को हम अपने संग्रहालय में रखेंगे, हमारे ये हिस्ट्री की, हमारी जो भारत की हिस्ट्री है, ये उसके यादगार बनेंगे। तो लोहिया ने कहा कि हमारे नेहरू जी उन चीज़ों को यादगार बनाना चाहते हैं। उनका जो मैनकाइंड रिसाला था उसमें अगले दिन लिखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे इसलिए अकल आती है कि भारतवासियों को ये कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारे जूते पड़े हों उसको तुम अपने भारत का इतिहास का चिन्ह बनाओ। तो जिन लोगों ने अत्याचार किए हमारा उनकी मूर्तियों को ये संग्रहालय में रख करके क्या हिस्ट्री बनाएंगे, इस हिस्ट्री को देख करके। लेकिन नेहरू जी को की थोड़ी ये थी कि भाई शालीनता भी चाहिए, इन मूर्तियों को हम ऐतिहासिक लगा करके, देखो ये इतिहास की मूर्तियाँ हैं। तो ताज तो उतरवा दिया था कि विक्टोरिया के सिर का ताज उतार दो, और लोगों ने चांदनी चौक में उत्साह मनाया हुआ था। अब सुबह को क्या हुआ कि सुबह 7 बजे वहाँ परेड शुरू हो गई, बिगुल बजने शुरू हो गए, और सारी जितने घोड़ों पर सेना थी हमारी, पुलिस सारी पुलिस वहाँ आ गई, परेड शुरू हो गई। और उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत वालों ने ऐसी चीज़ तो कभी देखी नहीं। जो गुलामी में पैदा हुए, सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी उन्होंने,
वो और आईसीएस ऑफिसर जो थे वो तो चाहते थे कि अंग्रेज़ और दिनों बैठा रहे, वो तो आज़ादी चाहते ही नहीं थे। तो वो लोग जो थे उन, लेकिन लोगों के मन में तो और तरह का उत्साह था। वो देख रहे थे कि आज लाल किले की शक्ल कैसी हो रही है। आज तो लाल किला ऐसा लग रहा है जैसे जैसे भारत का दोबारा राज कायम हो गया हो है। और वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो आएगा तो सबसे पहले यही देखेगा। तो जनता का की भावना मैं बता रहा हूँ कि जनता की भावना, लाल किले को सजाया भी ऐसे ही गया था कि ऐसा लग रहा था कि दोबारा बहादुर शाह को गद्दी पर बिठा दिया है और हमारी 1857 की क्रांति सफल हो गई है, अंग्रेज़ हार गया है। तो इतना शानदार सजाया हुआ था लाल किला। और लोग जो थे बड़ी दूर से, जैसे मैंने बताया कि चांदनी चौक तक लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी, इतने उत्साह से। रात को 4 बजे से ही वहाँ लोग जाके बैठ गए थे क्योंकि 7 बजे वहाँ परेड शुरू होनी थी। तो जिस समय नेहरू जी आए और उस रैंप के ऊपर उनका घोड़े पर सवार होकर के चढ़े, तो जहाँ तक वो घोड़े की जगह थी वो आने थे, बाकी तो पैदल ही चलना था उन्होंने। तो तोपों की सलामी दी गई, सारी दिल्ली गूंज गई। 21 तोपों से सलामी दी गई वहाँ। 21 तोपों की सलामी से नेहरू जी को वहाँ रिसीव किया गया कि वो आदमी जो भारत का नया भाग बनाएगा ऊपर चढ़ रहा है। और नेहरू जी जिस समय ऊपर चढ़े, उसके ऊपर चढ़ कर के आए, तो उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे वाकई भारत का वैभव खड़ा हो गया हो। नेहरू जी के चेहरे पर एक आशा बरस रही थी। लोग ये बड़े शान से देख रहे थे कि ये वही नेहरू है जो कल तक छुपा फिरता था, जिसके अंग्रेज़ी पुलिस जो थी जेलों में डालने के लिए घूमती थी। आज ये नेहरू कितनी शान से यहाँ खड़ा हुआ है। उनकी वही पजामा था नेहरू जी का, जो ख़ास पजामा है, उनकी वही टोपी थी गांधी जी वाली। और उसको चढ़ करके जब वो लाल किले पे रैंप पर चढ़ करके गए तो लोगों ने इतनी ज़ोर से नारे लगाए, बंद नहीं होते थे नारे। वहाँ बिगुल बज रहे थे, लेकिन लोगों के नारे से बिगुल कम थे। वहाँ यही नारे लग रहे थे कि आज भारत से अंग्रेज़ चला गया। ये गाना जो है, जो उस समय गाया गया था, बाद में फिल्म में आ गया। उस समय लोगों ने गाया था, अंग्रेज़ी छोरा चला गया, वो गोरा गोरा चला गया, अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी छोरा चला गया। तो ये गाना उस समय जो लोगों का गाया गया था, ये जो फिल्म बनी थी उसमें ऐसा कैसे ही ले लिया उन्होंने, फिल्म वालों ने। इसके आगे जाके वो फिल्म गीत लिखने वाले ने, उन्होंने बहुत सारे बंद जोड़ दिए इसमें बड़े अच्छे, लेकिन जो मूल था वो वहीं से ले लिया। तो लोग नाच रहे थे नेहरू को देख करके। और जब नेहरू जी वहाँ खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथ से झंडा चढ़ाना शुरू किया। एक एक झंडे को चढ़ा रहे थे लोग, इतने जैसे बिल्कुल मूर्त हो गए हों लोग, क्योंकि वहाँ झंडा समा, उन्होंने कहा कि झंडा सलामी के लिए खड़े हो जाइए आप। तो वहाँ ऐसा जो चीख रहे थे लोग, नारे लगा रहे थे, वो ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल जैसे मूर्ति खड़ी हो। इतना सम्मान लोगों के मन में था भारतीय आज़ादी का। और नेहरू जी ने जब झंडा चढ़ाया तो फूलों की वर्षा इतनी हुई कि वो लाल किले की जो वो है उसको पार करके भी फूल लोगों के ऊपर जा आकर के बस फूल ही फूल बरसने लगे चारों तरफ। और लोग भी जो फूल लाए थे उन्होंने उड़ाने शुरू कर दिए। उस समय का दृश्य अगर कहीं मिल जाए तो पता लगेगा कि सारे आसमान में लोग कैसे फूल उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से मनों फूल वहाँ लोगों ने उड़ा दिए चांदनी चौक में। और नेहरू जी जब खड़े हुए, नेहरू जी ने सारे इतिहास का विश्लेषण किया। हालांकि वो उन लोगों से बिल्कुल नेहरू जी का रास्ता नहीं मिलता था जो क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों का अलग रास्ता था, गांधी जी का अलग रास्ता था। लेकिन उन क्रांतिकारियों के लिए भी मन में नेहरू जी के बहुत सम्मान था। इसलिए नेहरू जी ने पूरे इतिहास का विवरण किया और उसी गांधी जी की बात को उन्होंने और तरीके से रिपीट किया। गांधी जी ने तो कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर दुनिया में अंग्रेज़ों को पैर जमाने के लिए कहीं जगह नहीं रही, सब राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए। सबसे बड़ा राष्ट्र ये छोटे छोटे हैं, बात तो लंका है, साउथ अफ्रीका है, ये तो छोड़ करके भागना पड़ेगा। ईरान की खाड़ी में उनका छोटा सा जगह है, इंडोनेशिया में, उसमें सिंगापुर में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया कमांड का बनाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे देश में अंग्रेज़ों को अपनी फ़ौजें रखनी मुश्किल हो जाएंगी। नेहरू जी ने इसको दूसरे तरीके से कहा। नेहरू जी चूँकि साम्यवाद से, रूस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, रूस की क्रांति से बहुत ज़्यादा नेहरू जी पर असर था। उस ज़माने में लोग कहते भी थे कि सारी दुनिया कम्युनिज्म के चक्कर में है, सारी वर्ल्ड
1/3 दुनिया तो कम्युनिस्ट बन गई है। सारा यूरोप में यूगोस्लाविया, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और सारे देश, स्विट्ज़रलैंड वगैरह सारे जो थे ये कम्युनिज्म बन गए थे। और 1/3 ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म के प्रभाव में थे, प्रेरणा, उनको डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, जिसमें मिस्र भी था, हिंदुस्तान भी था और भी थे ऐसे सारे। और 1/3 जो बचा हुआ था वो कम्युनिज्म को रोकने में लगा हुआ था सारा। तो सारी दुनिया कम्युनिज्म से प्रभावित थी। तो नेहरू जी पर भी चूँकि डेवलपिंग कंट्री था, रूस का प्रभाव था, तो नेहरू जी ने रूस की क्रांति का पहले वर्णन किया कि साम्राज्य के खिलाफ लोग उठे, साम्राज्य का नष्ट किया, लेकिन साम्राज्य का नाश करने में वहाँ कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का खून बहा। हमारा ही देश ऐसा है जिसने वो कॉलोनियल झंडा उतार करके फेंक दिया, भारत माता का झंडा उतर गया और भारत माता का कलंक की तरह से उसको हमने धो दिया, लेकिन हमने खून की एक बूंद नहीं गिराई। क्रांतिकारियों ने अपनी तरफ से ही, उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन नहीं, अपनी तरफ से ही, क्योंकि क्रांतिकारी जवान थे सारे के सारे, कोई बूढ़ा नहीं था, तो वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकते थे। उनके जज्बात ये कहते थे, हालांकि वो, उन्होंने कहा कि क्रांति वो चाहते थे, लेकिन क्रांति कभी एक आदमी की गोली से नहीं होती है। एक आदमी ने गोली से एक जज को मार दिया तो उससे साम्राज्य डल जाएगा नहीं, उसके लिए पब्लिक ओपिनियन बनाई पड़ती है। और उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोगों को कहा कि कुछ लोगों ने क्या किया कि नौजवानों को भड़काया तो सही, लेकिन जब वो नौजवान फांसी पर चढ़े तो उनके पक्ष में यानी जनता की राय या जन समर्थन खड़ा नहीं कर सके वो लोग, केवल उनको भड़काते रहे ऐसे के ऐसे। तो ऐसा इशारा उनकी तरफ था जो क्रांतिकारी लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्रांतिकारियों का खून बड़ा खौल रहा था। उस समय हमारे नेताजी जो थे वो हिंदुस्तान तक आए थे और नेहरू जी ने उनको खुद रोकने के लिए कहा था कि मैं वो जापान की सेना को लेकर के आ रहा है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को हटाने के लिए हम इतने साल लड़े हैं, 100 साल, अब जापान के ग़ुलाम बन जाएंगे, इसलिए मैं नेताजी को रोक दूंगा बर्मा में। लेकिन फिर बाद में उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी का भी जिक्र किया कि नेताजी ने कितनी मेहनत से भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। मतलब जितने भी लोग थे नेहरू जी ने सबके, और फिर उन्होंने भारत का चित्र रखा कि अगला भारत का चित्र क्या होगा। भारत के अंदर इतनी हालत ख़राब है, गाँवों के अंदर ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, गांव की औरत अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती, ऐसी हालत जो गांव की थी। तो नेहरू ने कहा कि अब भारत का भाग बदलेगा, अब ये होगा कि मैं ऊंचे ऊंचे कारखाने यहाँ पर लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, और जो हमारा गरीब तबका है वहाँ तक सारी चीज़ पहुँचेगी। उनका बड़ा भारी सपना यही हुआ कि जिस झोंपड़ी के अंदर क्रॉकरी नहीं खरीद सकता था आदमी, कि चाय का प्याला बड़ा महंगा आता है, तो वो अपने टूटे हुए कुल्हड़ में या गिलास में चाय पीता था गाँव का आदमी। तो इंडस्ट्रियाँ गांधी जो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 5 साल प्रोग्राम वो रूस से उन्होंने लिया कि मैं नाम तो रूस का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 5 ईयर प्लान से, जैसे जो तरक्की करने वाले देश हैं, देश के कम्युनिस्ट देश, उन्होंने 5-5 साल के प्लान बनाए हैं, इसी तरह उन्होंने सारी योजना अपनी क्लियर उस दिन कर दी। तो पहले उन्होंने अपने इतिहास को दोहराया, लोगों को बताया कि ये जो आज़ादी मिली है हमें, आज जो आज़ादी मिली है, ये हमने वैसे तो बिना उसके ढाल के लिए, लेकिन कितने आदमी हमारे इसमें मरे हैं। गांधी जी ने जिस समय ये कहा कि हमने अंग्रेज़ी शिक्षा का बाइकाट करना है, क्योंकि इसमें जो लोग पैदा हो रहे हैं वो ICS लोग, वो अंग्रेज़ के पिट्ठू पैदा हो रहे हैं। तो गांधी जी के इस कहने पर ही करीब 800 आदमी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कोई BA में पढ़ रहा है, कोई MA में पढ़ रहा है, कोई 12वीं में पढ़ रहा है, कोई 11वीं में पढ़ रहा है, लेकिन हम अंग्रेज़ी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना जीवन सारा बर्बाद कर दिया, वो भी चाहते तो BA करके MA करके कहीं बड़े अच्छे पद पे लग सकते थे, लेकिन गांधी जी की एक घोषणा में उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए लगा दिया। तो ऐसा उन्होंने नेहरू जी ने लहराया। बहुत लंबा भाषण नेहरू जी का हुआ, उसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं। यानी एक हिस्सा तो है कि उन्होंने आज़ादी जो हमने ली बिना खड़ग बिना ढाल, उसमें कितने लोगों ने बलि चढ़ाई अपनी,
वो बलि भी हमारी सत्याग्रहों की बलि थी। हमारी जो डांडी मार्च हुआ था उसमें कितने लोग यहाँ से और वहाँ तक डांडी तक गए थे, उसमें बीच में कितने लोग मरे, कितनी औरतें मरी, कितने बच्चे, कितने लंबा जर्नी था। तो उन्होंने कहा सत्याग्रह के नाम पर हमारे लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, स्वदेशी के नाम पर हमारे लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, अपना वैभव छोड़ दिया, अपना त्याग रख दिया। अपना भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी जागीरें थीं, नेहरू हमारा वंश इसलिए कह रहा था तो यहाँ चांदनी चौक में जागीरें मिले हुई थीं, हमारा करोड़ों का आनंद भवन था, तो हमारे पिताजी ने वो आनंद भवन जो था वो कांग्रेस को दे दिया और एक छोटे से मकान में चले गए। तो सारा जो सेक्रीफाइस का था, पहले तो उन्होंने इतिहास में कि जिन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है उसका थोड़ा सा चित्रण लोगों के सामने किया। अब लोग जो थे वो सुन भी रहे थे, नहीं भी सुन रहे थे, क्योंकि नारे ज़्यादा लगे थे, जय भारत माता की, तालियां ज़्यादा बज रही थीं, फूल ज़्यादा उड़ रहे थे, लेकिन नेहरू जी की बात को भी सुन रहे थे थोड़ा बहुत। अब उन तालियों की गड़गड़ाहट में कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी, लेकिन हम चूँकि आगे बैठे थे, थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में पड़ गई, हमारे कान में कि नेहरू जी क्या कह रहे। आप ये बताएं कि इतनी भीड़ में आपको आगे जगह कैसे मिल गई थी? हमने तो, हमारी जगह आई छोटी थी, हम PWD के लोग वहाँ काम कर रहे थे, हमारे डिपार्टमेंट के आदमी थे, तो हम अपने डिपार्टमेंट के, हमारी उम्र के ही या थोड़े बड़े से, ऐसे हम 9-10 बच्चे लड़के थे, 18, 19, 20 साल के लड़के थे। तो बड़ी भीड़ जब बढ़ रही थी तो हमने अपने आदमी को चिल्ला करके कहा, हमने कहा मोतीलाल क्या कर रहा है यहाँ, सफाई, सारे तो सांप निकल रहे हैं यहाँ। अब वो जैसे ही सांप का, मोतीलाल तो देखने लगा कि हमने सारी सफाई की थी, लेकिन जैसे ही सांप का, जनता एकदम वहाँ से भागी। हमने इतनी देर में आगे जाके अपनी बोरियाँ बिछा ली और आगे जाके वहाँ बैठ गए, बिल्कुल जहाँ वो लाल किले की उसके है खंदक बनी हुई, उस खंदक के किनारे पर जा कर के। तो हमने थोड़ी शरारत भी की, और भी लोग धक्का मुक्की से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर आगे लोग वो बैठे थे जो रात को 4 बजे 3 बजे जाके अपनी दरिया ले करके बैठ गए थे जी। तो वो नेहरू जी का जो वर्णन है, जिस तरह उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने फिर, पहला तो इतिहास को दोहराया, फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ देशों में क्रांति हुई है, उन क्रांतियों के द्वारा इकोनॉमिक क्रांति कैसे आई है, कॉलोनियलिज्म से कैसे उन्होंने हटाया है, हम भी इसी तरह से सारी दुनिया से हम इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं और इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और फिर तीसरे पक्ष में उन्होंने भारत का आगे का चित्र रखा। इसलिए उस समय जितनी किताबें छपी वो देखी होंगी आपने, उस समय नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट नेहरू जी की। गांधी जी से इस बात पर विवाद भी हुआ। गांधी जी कहते थे कि हमें रूरल इकनॉमी चलानी चाहिए, गाँवों की इकनॉमी, क्योंकि भारत माता गाँव में बसती है, 85% भारत गाँव में है। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारी जो रूरल इकनॉमी है वो 100 साल में हिंदुस्तान को वहाँ ले जाएगी जहाँ मेरी ये इंडस्ट्रियल इकनॉमी 5 साल में ले जाएगी। इसलिए ये मुझे तुम्हारा प्लान पसंद नहीं है। सारा सारा रूरल इकनॉमी, रूरल उनके साथ साथ चलाई ज़रूर, रूरल इंडस्ट्रियाँ चलाई उन्होंने, खादी ग्राम उद्योग भी खोला, सारा किया, लेकिन वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के पक्ष में थे। और उस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो विदेश से कपड़ा आता था, जिसको हम लट्ठा कहते हैं, वो लट्ठा विदेश वाले भारत में ला के लाते। हमारी मलमल बिकती थी 4 आने गज और वो अपना सस्ता माल ला के फेंकते थे 2.5 आने गज, तो हमारे मलमल के कारखाने सारे बंद हो गए थे। तो नेहरू जी ने क्या काम किया, जो अपनी इंडस्ट्री थी, कपड़ा इंडस्ट्रीज में कहा कि धोतियाँ, साड़ियाँ, ये चीज़ पैदा करो, और वो इतना माल ला कर डाल दिया कि अंग्रेज़ी माल आना ही बंद हो गया सारा का सारा। और जब वो देश इतनी आ गई तो जो औरत तरसती थी बढ़िया कपड़े पहनने के लिए, एक जमादारनी जो सफाई कर्मचारी है, वो अच्छा, उसे भी कितना हुआ, 10 रुपये में साड़ी मिलने लगी। नकली रेशम की साड़ी बना दी उन्होंने, उससे करके असली रेशम की बजाय उन्होंने कहा नकली रेशम बनाओ मशीनों के ज़रिए से, उसको टसर कहते थे। टसर की साड़ी 10 रुपये में आ जाती थी, जबकि रेशम की साड़ी 50 रुपये में आती थी। तो टसर की साड़ी पहन के भी वो जो औरत थी वो समझती थी कि जो हमारे भाग में नहीं था, जो रानियाँ और महारानियाँ और सेठानियाँ पहनती थी रेशम की साड़ियाँ, वो भी। तो नेहरू जी ने मोर्चा पहले ही खींच दिया था। उन्होंने कहा, तो 3 पक्षों में उनका जो सारा भाषण था वो हुआ, और उस भाषण को सुन करके सर फिर तो लोगों ने जाकर खूब मनाया। एक चीज़ जो उस समय हमने देखी, उसका वर्णन ये है कि उस समय ये फंक्शन इस तरह मना जैसे लोगों का जन फंक्शन हो, यानी हर एक के घर पे, हर एक ने अपने अपने घर पे आके तिरंगा लहराया। और घरों के अंदर वैसे जैसे अपने त्यौहार मनाते हैं
कि खूब मिठाइयाँ बनाएं। अब ये है, ये त्यौहार जो है 15 अगस्त का सरकारी त्यौहार होकर रह गया है। अब किसी के घर में इस तरह से नहीं बनता कि वहाँ खुशियाँ मना रही हों, पकवान बन रहे हों, मिठाई आ रही हो, और झंडा भी कोई अपने घर पर नहीं रह रहा था। तो अब इसको कोशिश इस बात की जाए कि आज 75वें वर्ष में कि इसको दोबारा लोगों के दिल में उतारा जाए कि ये आज खुशी का त्यौहार है। उस गुलामी के ज़माने में देखो, जब लोगों को ठोकरें लगती थी अंग्रेज़ की, ठोकर मार मार के किताबों, बड़े बड़े जो चेम्सफोर्ड क्लब जैसे, मिंटो क्लब जैसे, वहाँ दीवारों पर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अब वहाँ जो लोगों ने पोत दिया है चूना वूना, उसको ज़रा छुटा के देखो तो पता लगेगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी क्या हालत थी। अंग्रेज़ कहता था इंडियंस एंड डॉग्स, उन होटलों में नहीं जा सकते जहाँ अंग्रेज़ बैठता है, अंग्रेज़ खाना खाता है। तो गुलामी के ज़माने का चित्र लोगों को पता नहीं है, कितने अपमानित होकर के लोग रहते थे, इंडियंस को कितनी बुरी निगाह से देखा जाता था। तब उन्हें आज़ादी की कीमत पता लगेगी।